मैं क्या करूं, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पिन चेंज नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो सकता है बताता हूं। हमारी टीम से इसी लॉकडाउन में मिर्जापुर चौपन से ब्रांड न्यू डायमंड हो गए हैं। जी हाँ, मिलवाता हूं आपसे। जी हाँ, हो गए हैं। कैसे हुए? काम किया और क्या। एमवे ने सपोर्ट किया, अपलाइन ने सपोर्ट किया। ठान लिया था कि जाएंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर हम डायमंड जाके रहेंगे, और चले गए। जी हाँ, बहुत ही प्यारे कपल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट कपल हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग लविंग कपल, जबरदस्त कपल। मिलवाता हूं आपसे। मिलेंगे तो उनकी स्टोरी से आप दंग रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। जी हाँ, कैसे काम किया, और आपके लिए मैसेज देंगे वो आपको। उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने वर्क एथिक को अपनाया, जानना चाहेंगे आप? तो आप मिलना चाहेंगे ब्रांड न्यू डायमंड सुरेश अग्रवाल एंड आशा अग्रवाल। आइए। वेलकम, वेलकम, वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो। नए डायमंड, ब्रांड न्यू डायमंड फ्रॉम बहादुर टीम। सुरेश जी और आशा जी, आपको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। फुल स्वीकार कीजिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। 16 जून 2020, जहां कोरोना काल चल रहा है और लोग लॉकडाउन में बंद हैं, घरों में बंद हैं। और आज हमारी टीम में मिर्जापुर यूपी से और ब्रांड न्यू डायमंड ब्रेक हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का अपार दिन है। और मैं आपके बारे में ये कहना चाहूँगा, जितने लोग भी दर्शक आज देख रहे हैं, कि हम लोग कुछ साल पहले सुरेश जी और आशा जी के घर गए थे। हम रॉबर्ट गंज जा रहे थे और आपके घर आए थे सुरेश जी, है ना। और हमें कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप जैसा हम्बल कपल और इतना इतना ऐसे बैठे थे सामने हमारे, और आपने डिसीजन लिया था। हमने कहा था एक दिन आप डायमंड जाएंगे, और आज आप डायमंड हो गए हैं। ये पूरे भारत के लिए, पूरे एमवे इंडिया के लिए, एमवे गैलेक्सी के लिए, ब्रिट गैलेक्सी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और हम पूरे परिवार की ओर से, पूरे अपनी बहादुर क्राउन टीम की तरफ से आपको दिल से बधाई देते हैं। और आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले मैं अमिता जी को बोलता हूँ कि अमिता जी आपको विश करें। नमस्कार आशा जी। नमस्ते। नमस्ते सबको, आप दोनों को बहुत तहे दिल से बधाई है। और आपने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लोग सोच ही रहे हैं, और आपने करके भी दिखा दिया। ये आपका डिसीजन आपके लिए एक यूनिक है, और आपने जो हजारों लाखों लोगों पे इम्पैक्ट डालोगे वो बिल्कुल ही अलग होगा। और आप दोनों का डेडिकेशन और आपकी जो मेहनत है, ये कहते हैं सराहनीय है। और ये सारा हम क्रेडिट देते हैं वैसे राजेश्वर एंड राजेश्वरी को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो बहुत ही तहे दिल से चाह रहे थे कि आप जल्दी से डायमंड हो जाए। ये उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी। जब हम टर्की में मिले थे तो वो यही चाह रहे थे कि इस साल आप सुरेश जी और आशा जी हो जाएंगे डायमंड। तो हमारी कोने में, अगर आपको याद हो, वो वाली जगह हम लोग ट्रांजिट प्लेस पे बैठे हुए थे और डिसीजन ले रहे थे कि आप इस साल तो इन्हें करके दिखाना है। और वो वाला जो था मेरे मन में, ऐसा था कि बस जल्दी से आप लोग के डायमंडशिप शुरू हो जाए, और प्रेयर कर रही थी कि बहुत जल्दी, अगर आपके सपने वाकई इतने मजबूत हैं तो आप जरूर जाने चाहिए डायमंड। और आपने अपने परिवार के सामने एग्जाम्पल सेट किया है, अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और आपके बच्चे उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, और उसी के बलबूते वो लोग भी इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे। क्योंकि पापा डिसीजन लेते हैं तो बच्चे अपने आप डिसीजन लेते हैं। प्लस आपके सारे प्लेटिनम वो डिसीजन लेंगे कि वो डायमंड जाएंगे। आपके गोल्ड सिल्वर वो भी, उन्होंने भी डिसीजन लिया कि वो भी डायमंड जाएंगे। तो एक कपल अगर डायमंड जाता है तो हजारों लाखों लोग डिसीजन लेते हैं कि वो भी डायमंड जाएंगे। डायमंड पिन अकेले के लिए नहीं होता, पूरी टीम के लिए होता है, और सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस बिजनेस में वो आगे बढ़े। तो हमारा ये बधाई स्वीकार करिए, और हम चाहेंगे कि आपको भी सुनेंगे हम। और प्लीज आप अपनी जर्नी बताइएगा।
सुरेश जी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जहाँ पर लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोच रहे हैं कि बिजनेस क्या होगा। आज आपने उनके अंदर एक आशा का संचार भर दिया है। आज आपने उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत दे दी है कि अगर हम कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, तो कोई भी आदमी डायमंड जा सकता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में संक्षेप में बताएं, और डायमंड जाने का क्या रहस्य है? आपने कौन सा वर्क आपने अपनाया, कैसे आपने थोड़ा काम किया जिससे नए नए लोगों के लिए और जो हमारे पुराने व्यूज हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक उम्मीद जागे कि वो भी डायमंड जा सकते हैं। प्लीज बताएं अपने बारे में, थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर, इस बिजनेस में मैं 2006 में आया था और इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारे स्ट्रगल मैंने देखे थे जीवन में। और उससे भी पहले की बात करें तो बचपन में मैं सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ था। वो स्थिति थी, घर में बहुत पैसा था और इतना पैसा था कि लोग ये कहते थे कि 7 पीढ़ियां तक यदि खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो पैसा हमने एक ही पीढ़ी पे खत्म होते हुए भी देखा। उसके बाद स्ट्रगल का ये दौर आया कि हम लोग उस काम को करना शुरू कर दिया जो काम हमें पसंद नहीं था। मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी थी, लेकिन फिर मैं डस्ट में जाके काम करना शुरू कर दिया। हमारी माइंस इंडस्ट्री है यहाँ पर, माइंस इंडस्ट्री। उससे पहले एक बार हम दिल्ली भी काम करके आए थे वहां, लेकिन मैं बहुत लॉस करके आया था और उस लॉस की भरपाई हम अपने पिताजी के रहते नहीं कर पाए थे। पिताजी उस अवस्था में चले गए जब हम लोग माइनस में ही थे। लेकिन गॉड प्लान था। मेरी दादी जी हमेशा बचपन में ये बोला करती थी कि ये लड़का मेरे पूरे परिवार को संभालेगा। पिताजी से ये बोला करते थे और संभवतः गॉड प्लान था कि 2000 में मैंने जब इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया तो धीरे धीरे अर्निंग्स आनी शुरू हुई। मैं धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू। और उस पीरियड में भगवान ने मेरे हाथ से जितने भी जो मेरे से काम कराने थे वो सारे काम कराए। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान ने मेरे से बहुत सारे अच्छे काम कराए। मैंने अपनी 2-3 भतीजियों की शादी करी और भतीजे की शादी करी, एक 2 भाइयों की शादी करी, फिर अपने बेटी और बेटे की शादी करी। ये सारे काम भगवान ने मेरे हाथ से कराए। 2006 में जब इस बिजनेस में आया उस समय पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकता। बुआ जी ने हमको बिजनेस दिला था और राजेश्वर सर ने मेरे को प्लान दिखाया था। तो प्लान बहुत ज्यादा शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन ये समझ में आया कि बुआ जी साथ में आई है और बुआ जी को कुछ फायदा होगा मेरे ज्वाइन करने से, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट मैंने यूज किया, अच्छे लगते थे प्रोडक्ट। उस समय मैं प्रोडक्ट यूज करता था। राजेश्वर सर जब मेरे जीवन में आए उसके बाद लगभग 3-4 महीने बाद उन्होंने कहा, तो वो चूंकि यहाँ पर सारे लोग ताऊ जी बोलते थे तो मैं भी ताऊ जी बोलना शुरू करिए कि ताऊ जी आप ऐसा है प्रोडक्ट यूज करते हो, ये प्रोडक्ट आपको हो सकता है अभी महंगे लगते होंगे, लेकिन एक बार चलिए लखनऊ में मीटिंग देखकर आइए, फंक्शन देखकर आइए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप फ्री कैसे कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट को फ्री करने के उद्देश्य से लखनऊ का सेमिनार देख गया। तो वहां जब सेमिनार देखा तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वहां का जो माहौल था वो माहौल मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं कहा कि ये लग रहा है कुछ ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस अभी मेरी समझ में नहीं आया है। लेकिन मैंने आने के बाद वापस राजेश्वर सर से पूछा, सर वहां पर तो बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे और एक से एक प्रोफाइल के लोग आ रहे थे। कोई IIT से था, कोई क्या कहते हैं डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो ये लोग बिजनेस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं क्या? तो बोले बिल्कुल कर सकते हो, आप करिए। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरी मदद करनी शुरू की और यहाँ चौपन में मीटिंग करानी शुरू की। जब चौपन में वो महीने में 1 दिन आते थे, 1 दिन मीटिंग करते थे, लेकिन मीटिंग का चार्ज मैंने लिया 2 महीने बाद ही, और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी मीटिंग करने लग गया। और मीटिंग करते करते मेरी टीम यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट होने लगी। वहीं पर फिर मैंने सीखा कि इस बिजनेस में टिके रहना है तो मुझे ब्रिट के संपर्क में जाना पड़ेगा। तो राजेश्वर सर ने हमारी SOP करा दी, उसमें कैसेट आती थी तो मैं कैसेट सुना।
कैसेट सुना जब लीडरों की, मैंने आपकी कैसेट सुनी, मैंने सुमित जी की कैसेट सुनी, मैंने डॉक्टर बैच की कैसेट सुनी। तो इन सारी चीजों से जो निचोड़ निकाला था मैंने, वो निचोड़ निकाला ये कि हमको अपने अंदर बदलाव लाना है। तो फिर मैंने अपने अंदर बदलाव लाने के लिए 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक, 3 पावर, 3 कार्नर, ये सारे प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो मेरी छोटी टीम बननी शुरू हो गई थी। और संयोग देखिए सर, जब मैंने 9 कोर स्टेप का पालन किया और 3 पावर का पालन किया और मैंने ये सीखा कि ड्रीम में कितनी बड़ी पावर होती है, तो वो सारी चीजें मैंने जब अपने ऊपर लागू की, मैं बोलना क्या कहते हैं, सारी अच्छी-अच्छी चीजें बोलता था, अपने ड्रीम को लिखता था। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। अब चूँकि मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में उस समय बहुत कामयाब नहीं था, संघर्ष कर रहा था, तो मैंने इन सारे रूल्स को अपने ऊपर फ़ॉलो करते हुए ट्रेडिशनल बिज़नेस में लागू किया। गॉड प्लान था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितने भी ड्रीम्स डॉक्टर बैच के कैसेट सुन के मैंने, उन्होंने कहा था एक किताब बनाइए, अपने 100-200 ड्रीम लिख दीजिए, सारे ड्रीम्स लिख दिए थे। वो सारे ड्रीम फील्ड से रिलेटेड थे और वो सारे पूरे होने शुरू हुए। मतलब समझ लीजिए 2006 से 2008 के बीच में वो लगभग ड्रीम मेरे पूरे हो गए 2 साल के अंदर। मेरी माइंस में बहुत जगह पार्टनरशिप हो गई, बहुत जगह मेरे स्टोन क्रशर्स लग गए, बहुत सारा काम शुरू हुआ। तो मैं फिर कंफर्ट जोन की तरफ आने लग गया। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब लाभ मिला तो उधर हो गया। लेकिन फिर मैं दिल्ली गया था सर के साथ सेमिनार देखने के लिए, सुमित जी का वहाँ सेमिनार देखा, फिर सुमित जी से उन्होंने मेरी भेंट भी कराई। तो वहाँ जब भेंट कराई तो वहाँ पर एक बड़ा विजन मिला कि नहीं, ये बिजनेस में वो चीज़ मिल सकती है जो चीज़ हमें ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं मिल सकती। उसके बाद मैं डिसीजन लेकर आया, तो मैंने यहाँ पे काम किया, टीम मेरी खड़ी हो गई थी। जब मेहनत से काम किया तो 2008 में मैं सिल्वर चला गया, दिसंबर में सिल्वर हो गया था 2008 दिसंबर। लेकिन सिल्वर होने के बाद फिर मैं कंफर्ट जोन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई ऐसी पिन नहीं थी। राजेश्वर सर मिर्जापुर थे, चोपड़पुर में था, कुछ रेणुकूट में लोग गए थे। तो अब हर बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलता था और बातें करने का मौका मिलता था। और उस समय तक मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी थी, जो शादियों की मैं अभी बात किया, मेरे भतीजों की शादी थी, भाइयों की शादी थी, बेटी की शादी। तो ये सारा काम जो सामाजिक दायित्व मेरा था, इनको निभाते निभाते 2014 बीत गया। 2014 में मैं अपने लड़के की शादी किया और उसके बाद मैं सारी शादियों से लगभग फ्री हो गया। अब जब फ्री हो गया तो हम लोग घर में, अब पति पत्नी अकेले, लड़का नोएडा में नौकरी करता था, बेटी शादी करके अपने घर चली गई थी। अब हम बैठे-बैठे कई बार सोचा करते थे कि सर, जिस सफर में पिछले 30 सालों में, 35 सालों में ये हमारे साथ आशा जी नहीं है और मैं इनको कभी वो चीज़ दे नहीं पाया, इनके मन में क्या है क्या नहीं, मैं जान भी नहीं पाया। और अब शायद मैं इनको वो चीज़, खुशियाँ हासिल करा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला हो गया हूँ, ज़िम्मेदारियों से लगभग हो गया हूँ, वो खुशियाँ इनको दे सकता हूँ। उसके बाद संजोग की बात है, 14-15 में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने करना शुरू कर दिया तो धीरे-धीरे मेरी 3 टीम तैयार हो गई थी। और 2016 में वहाँ हमारी पोती पैदा हुई, ये वहाँ गई हुई थी बच्चे के पास, मैं यहाँ अकेले था। उसी दौरान ये लॉकडाउन लग गया, सॉरी, नोटबंदी हुई, तो कैश फ्लो के बिज़नेस में, हम लोग के बिज़नेस में ज़्यादा था, तो कैश फ्लो कम हो गया, तो बिज़नेस प्रभावित हुआ। तो हम लोग का दिमाग हमेशा एमबीए की तरफ घूमता था। जब भी हमको ट्रेडिशनल बिजनेस में समस्या आती थी, हम एमबीए की तरफ घूम जाते थे, एमबीए में जोर शोर से काम शुरू करते। और उसी समय कुछ ऐसा माहौल भी बना कि हमने डिसीजन लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एमबीए करना है। तो जब मैंने दिसंबर 15-16 के ही आसपास की बात है, 15-16 दिसंबर को डिसीजन लिया। उसके बाद जब मैं इनको लेने के लिए दिल्ली गया, वहां से लेकर आया, वहाँ 1 जनवरी को मैंने गालिब में क्या कहते हैं, ओपन मीटिंग अटेंड की थी और वहाँ अनुराग अग्रवाल जी से भेंट हुई थी, उनके साथ भी मैंने 1-2 घंटे समय व्यतीत किया। तो वहाँ पर फिर मैं फाइनल डिसीजन लेकर आया कि अब मैं चौपन जाऊंगा, तो अब केवल सिर्फ और सिर्फ एमबीए बिजनेस में फोकस करना है। आने के बाद मैं राजेश्वर सर के साथ बैठा, बीच में सर बहुत सारी स्टोरी है, आप भी चौपन आए थे, उस समय बातें हुई थी आपके साथ भी, और आपके साथ कमिटमेंट किया था, लेकिन ये अपनी दुश्वारियों और काम के बीच में वो सारी चीजें पीछे छूट गई थी।
लेकिन राजेश्वर सर के साथ बैठे, राष्ट्रीय दीदी के साथ बैठे, तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे डायमंड जाना है, अब आप बताओ क्या करना है, मुझे एमवे करना है और जोर शोर से करना है। तो उन्होंने बैठाया, मेरा स्ट्रक्चर देखा, बोले आप जा सकते हो, तैयारी करो, पहले अपनी जो ब्रेक लगा हुआ है सिल्वर पिन पे पिछले लगभग 10-8 सालों से, इसको तोड़ो। तो हम लोगों ने फरवरी में आके काम करना शुरू किया और लगभग फरवरी में 7,000 पीवी तक हम गए थे सर। दिसंबर फरवरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी फरवरी 2017 की बात। तो उसके बाद मैं सर के साथ बैठा, बोले आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और नेक्स्ट मंथ मार्च में कुकवेयर आने वाला है और आप क्वालिफिकेशन अपनी शुरू कर सकते। संजोग देखिए सर, कुकवेयर आया मेरे लिए जैसे कि भगवान ने ही वो प्रसाद भेज दिया, और कुकवेयर के आने से मार्च में मैंने उस बैरियर को तोड़ा जो बैरियर पिछले लगभग 8 सालों से लगा हुआ था, यानी कि मार्च 2017 में मैं रीक्वालिफाई किया सिल्वर। और उसके बाद कुकवेयर की वजह से हमारे फील्ड में चूंकि ये प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन की और बहुत सारी बीमारियों की, तो कुकवेयर पे हमने काम किया। कुकवेयर से हमको 3 महीने लगातार उसी से हमारी क्वालिफिकेशन हुई, मैं गोल्ड गया। जब गोल्ड गया तो एक मन में हिम्मत बनी। राजश्री मैडम, राजेश्वर सर बहुत मेहनत करते थे यहाँ आकर के, और उनके साथ उमानाथ जी भी आते थे, वो भी बहुत मेहनत करते थे। हमारी पूरी टीम को उन्होंने एक बच्चों की तरह संभाल लिया। गोल्ड गए तो उसके बाद फिर सर के साथ बैठे तो सर बोले भी भाई देखो 3 महीने हो गया है, बैरियर टूट गया है, अब लगातार 3 महीने और जाओगे क्योंकि समय 3 ही महीने का बचा है, तब आप प्लेटिनम हो पाओगे। तो मैं कहा नहीं सर, अब डिसीजन लिया है, हमको डायमंड जानना है, तब अब रास्ते में हम रुकने के मूड में नहीं है। उसके बाद गॉड प्लान बना और उस गॉड प्लान के तहत हमारा 3 महीना वो भी लगातार पूरा हुआ और अगस्त 2017 में मैं प्लेटिनम। ये एक गॉड प्लान था, और इस प्लान को पूरा करते समय आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि उस समय जो लीडरों ने हमारे साथ मेहनत की थी, जिन लीडरों के साथ हमने भी मेहनत की थी, उसमें से सिर्फ अंकित मेरा जो बेटा है वो इस डायमंड के सफर तक साथ है। बाकी बहुत सारे लीडर नहीं दिखते उस समय के। ये भी अपने आप में एक गॉड प्लान। उसके बाद फाउंडर प्लेटिनमशिप की तैयारी चली अगले महीने, तो सितंबर से हमारा 2017-18 फाउंडर प्लेटिनमशिप का चला, और वो सफर भी बहुत स्ट्रगल वाला रहा। हम क्या कहते हैं, सितंबर अक्टूबर 2 महीने काम नहीं कर पाए थे किसी कारण से। वो हमारे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ के कारपोरेटर हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनकी सबमिशन में हम उनकी मदद के लिए 2 महीना चुनाव में व्यस्त रहे, तो हम बहुत बिजनेस नहीं कर पाए। लेकिन राजश्री दीदी ने ठाना था कि नहीं, ताऊ जी को बिल्कुल हम फाउंडर प्लेटिनम लेके जाएंगे। वो आके यहाँ काम करती थी, तो सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कम काम हुआ, क्वालिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन काम हुआ। फिर नवंबर से जब हमने कहा सर 2 महीना हम क्वालिफाई नहीं हो पाया, 10 ही महीना बचा है, क्या होगा। तो ये भी एक गॉड प्लान था, ये आज समझ में आता, उस समय नहीं समझ में आता था। हमको सर 10 महीना बचा है और 10 ही महीना में क्वालिफाई करना है। बोले 10 महीना में हो जाता है, ये हमको पता है, तुम शुरू करो, पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया, नवंबर से शुरू किया, फरवरी तक सोच लीजिए लगातार क्वालिफाई करते हुए। उसके बाद फिर ऐसे ही हम राजेश्वर सर और राजश्री बोले कि ऐसा है 10 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ पीवी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, ऐसा करते हैं चलिए बनारस चलते हैं, अकाउंट मैनेजर से मिलेंगे एमबीए के, उनसे सलाह करें। उन्होंने डायरेक्ट मुझे नहीं बताया, फिर उन्होंने क्या कहते हैं अकाउंट मैनेजर से वहाँ भेंट कराई। अकाउंट मैनेजर से भेंट हुई तो उन्होंने कहा 10 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन 1,44,000 चाहिए। अब 6 महीना बीत चुका था और बचे हुए 6 महीने में हमको लगभग मान के चलिए 90,000 चाहिए। तब ये हुआ कि भाई जब तक नीचे कोई सिल्वर नहीं आएगा और साइड से कोई 4,000 नहीं करेगा, तब तक आपका ये पूरा नहीं होगा। तब उसके बाद हमने अंकित पर फोकस किया, अंकित को प्लेटिनम पर फोकस कराया, तो अंकित के नीचे डीप में काम किया। अंकित उस समय प्लेटिनम से भी तैयारी में लगे और साइड से 4,000 पूरा करते करते इस तरीके से हमने 3 लेग तैयार किए। तो उसी में हमारा मार्च में रूबी भी हो गया था, रूबी हुआ और रूबी 20,000 पीवी से हुआ। उसके बाद फिर लगभग 20,000 पीवी लगातार रहे, और जब 20,000 पीवी लगातार रही तो फाउंडर प्लेटिनम से बहुत अच्छे पीवी से हमारी पूरी हुई। अगस्त आते आते लगभग 1.5 लाख से ऊपर पीवी से। ये भी सफर बहुत शानदार रहा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि यदि उस समय मुझे 15,000 पीवी की जरूरत नहीं पड़ती तो शायद मैं डूब भी नहीं जाता, और शायद मैं फिर क्या कहते हैं नीचे की टीम
को क्वालिफाई कराने के लिए इतनी जल्दी नहीं सोचता, ये हो सकता। लेकिन उसके बाद जब मेरी एक टीम क्वालिफाई होनी शुरू हो गई तो दूसरी टीम भी लगभग 18% तक आ चुकी थी। तो फिर राजेश्वर सर से फिर बात हुई, उन्होंने कहा यार दोनों टीम तुम्हारी तैयार है, सफायर की तैयारी करो। सफायर की तैयारी शुरू हो गई, मतलब 2018 में सितंबर से सफायर की हमारी तैयारी शुरू हुई। और जब सफायर की तैयारी शुरू हो गई तो क्या कहते हैं, तब तक तीसरी लेग भी आ गई। संजोग देखिए, तीसरी लेग जो कि 3000-4000 पीवी पर रहती थी, उसके नीचे हमको मिल गया क्या कहते हैं जहानाबाद से दीपक कुमार जी मिल गए। वो इतनी तेजी से बिजनेस किए कि 3 महीने में ही, चौथे महीने में ही सिल्वर चले गए और वो क्वालिफिकेशन में आ गए। तो सफायर की क्वालिफिकेशन चली तो उससे ये हुआ कि हम सफायर की क्वालिफिकेशन के साथ साथ सितंबर अक्टूबर सफायर में चले, नवंबर से एमरल्ड की तैयारी, नवंबर से एमरल्ड की तैयारी। और जैसे जैसे एमरल्ड की तैयारी शुरू हुई, साइड से हमको 3000-4000 पीबी की जरूरत पड़ती थी। उस 4000 पीबी के लिए हम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं लेग पे काम शुरू किया। और ये गॉड प्लान है कि उस समय ये सारी लेग, जब मैं सफायर की तैयारी कर रहा था तब हमको चौथी, पांचवी, छठवीं लेग, ये मैं आज सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सारी लेग्स बनाकर दे दी। और उसके बाद ये हमारे लीडर्स आए तो चौथी, पांचवी, छठवीं लेग भी आ गई और हमारी क्या कहते हैं, फरवरी में सफायर 19 में हो गया और अप्रैल में हमारा क्या कहते हैं, एमरल्ड भी हो गया। लेकिन उसके बाद लेग फाउंडर एमरल्ड की टैकिंग चल रहा था, लगातार चल रहा। तो हमारी जो 3 लेग और थी, वो लेग भी धीरे धीरे क्वालिफिकेशन में आ गई। फाउंडर एमरल्ड पहुंचते पहुंचते वो भी क्वालिफिकेशन के नजदीक आ गई। और जब वो नजदीक आ गई तो फाउंडर एमरल्ड शिप तो मेरा नहीं क्लोज हो पाया किसी कारण से, लेकिन फाउंडर सफायर मेरा क्लोज, फाउंडर सफायर क्लोज हो गया क्योंकि वो 10 ही महीना था। तो 10 महीने में 1.5 लाख पीबी चाहिए थी उस लेग के लिए, तो 1.5 लाख पूरी नहीं हो पाई, तो इस वजह से फाउंडर एमरल्ड नहीं हो पाया। और लेकिन फाउंडर सफायर मेरा हो गया। जब फाउंडर सफायर हो गया और मेरे पास 6 लेग तैयार हो गई, तब फिर मैं राजेश्वर सर के साथ बैठा, मैं सर देखिए अब तो बिल्कुल रेडी है, सब कुछ रेडी है और हमको डायमंड जाना है, इस साल हमको तैयारी करा दीजिए। तब राजेश्वर सर, राशि मैडम ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत मेहनत की। हमारी 6 लेग लगातार क्वालिफिकेशन में रही और उसके बाद फिर हम दिसंबर में आपके साथ ट्रिप पर थे, वहाँ पर आपके साथ मेरी काउंसलिंग हुई, वहाँ पर सुमित सर के साथ काउंसलिंग हुई, बहुत सारे लीडरों के साथ मेरी भेंट हुई। और उसके बाद वहाँ पर जो मैं डिसीजन पहले से था, लेकिन मेरा डिसीजन और मजबूत हो गया कि नहीं, डायमंड जाना। लेकिन वापस आते आते इतना जबरदस्त चैलेंज शुरू हो गया कि मुझे एक बार तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे, लेकिन एक और प्लान था। समझ लीजिए कि दिसंबर में ही क्या कहते हैं, वो ऐप लॉन्च होना था। उस ऐप में तो लेट हो गया, अपने ऐप का कोई ऐप लॉन्च होना था, तो नया ऐप लगभग 10-12 तारीख को लॉन्च हुआ, तो 10-12 तक कोई बिजनेस नहीं हो पाया, ऐप नया नहीं होने की वजह से। और उसके बाद जब ऐप आया तो लास्ट मंथ में वो सीए की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। दिल्ली शुरू हो गई, इधर जहानाबाद में तो इतनी प्रॉब्लम चली कि जो हमारा दीपक कुमार और लीलावती फाउंडर प्लेटिनम की क्वालिफिकेशन में था, वो उसकी पीवी दिसंबर में 0। और मुझे इतना जबरदस्त झटका लगा कि मेरा एक लीडर बिल्कुल 0 हो। और तो दिसंबर में क्वालिफिकेशन लगभग शायद 2 ही लीडर की हो पाई, बाकी किसी की नहीं हो पाई, ये पोजीशन है। तब फिर मैंने उसका विकल्प खोजा कि अब क्या किया, क्योंकि वहां दंगे लग गए थे। दंगों में कुछ हमारे लीडर्स भी के घर के आसपास कर्फ्यू लग गया था, तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और जब घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था। तो ये चैलेंज वहां पे आया। तो लेकिन उनकी अपलाइन का सपोर्ट मिला। उनकी अपलाइन हमारी क्या कहते हैं, दिल्ली में थे, दिल्ली में एक बड़ी टीम तैयार थी। फिर उसके ऊपर हमारी उनकी एक अपलाइन हमारी क्या कहते हैं एमपी में है, जो सीधी जिले में। तो वहां पर संजय कुमार जी जो गोल्ड गए, उनको भी संपर्क किया। हम कहते थे कि नीचे से ये समस्या है, अब साइड से 4000 की आपको एक बैरियर था, वो खत्म हो गया है, लेकिन जो भी पीवी आ रही है उस पीवी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्लोजिंग कर सकते हो। तो फिर वो संजय आशा जी ने कमिटमेंट लिया कि नहीं सर, हम बिल्कुल कमिटमेंट लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन पे आंच नहीं आने। ये वर्ड थे हमारे लीडरों कि आपकी क्वालिफिकेशन पे कोई आंच नहीं आने देंगे। और उसके बाद जनवरी में हमारी 2 लेग नहीं काम कर पाई, और वही दिल्ली वाले प्रॉब्लम की वजह से और कुछ जहानाबाद की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन फिर भी लगभग 4 लीडरों ने क्वालिफाई किया, तो 2 लीडरों का छूट गया था। और फरवरी से बिल्कुल फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, फरवरी मार्च में
और लॉकडाउन भी लग गया मार्च आते आते। तो लेकिन लॉकडाउन में अब चूंकि एक समस्या मेरे सामने ये भी आ गई थी कि जो लीडर को मैं गोल्ड लेके जा रहा था, अब वो 20% क्या कहते हैं कम पीवी पर, 7,000 पीवी पर जब उन्होंने क्लियर कर दिया था, कोई ट्रैकिंग में है तो उसको छूट मिल जाएगी। अब मेरे सामने समस्या ये थी कि मेरा वो लीडर प्लेटिनम की ट्रैकिंग में नहीं था, 7,000 पर कुछ करती थी, तो हमारा क्लोजिंग चलता रहा। और लॉकडाउन में भी हमारी इसी तरीके से सर चलती रही। गॉड प्लान था। मुझे पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो ये भी नहीं समझ आता कि हर लीडर जिस कमिटमेंट के साथ शुरू से लगा था लास्ट तक आज भी लगा हुआ है, वो अपनी पीवी चाहे उसके 10 पीवी की नीड हो, चाहे 50 पीवी की नीड हो, चाहे 100 पीवी की नीड हो, उस पीवी को वो जरूर करता है। वही आदमी पीवी रोकता नहीं है कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही तो हम पीवी रोकते हैं। ये एक क्या कहते हैं हमारे टीम में सर आप लोगों के आशीर्वाद से ये व्यवस्था है कि कोई पीवी रोकता नहीं, और उसका ये फायदा मुझे मिला, जिसकी वजह से हमारा पिछले महीने क्लोजिंग हो गया था। तो उसके बाद लोग भी वेट कर रहे थे सर, आप लोग भी वेट कर रहे थे, आपको लगभग 15 दिन लगा, और ये शुभ समाचार आपके मुख से सुनने को मुझे मिला, और ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे समाचार आने से पहले आप लोग का आशीर्वाद मेरे पास पहुंच गया, और आज सफल हो गया। भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जहाँ लॉकडाउन में लोगों ने हताश हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपको लॉकडाउन में ऐसा लगा नहीं कि मेरा क्या होगा? आपने हिम्मत नहीं हारी, भगवान पे विश्वास था, ऐसा क्या लगा यार छोड़ दो यार नहीं हो पाएगा, ऐसा लगा कभी? एक बार थोड़ा सा लगा मन में कि कैसे होगा, लेकिन संजोग की देखिए जैसे ही ये चीज लगा कि 10,000 पीवी कैसे पूरी होगी लॉकडाउन में, तो उसी समय 40% अपलिफ्ट पीवी का ऑफर आया, उसी समय ऑफर आया। तो एकदम समझ लीजिए कि वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि मेरे लिए तो जैसे रामबाण होता है। मैं कहा अब हमारे लिए जब केवल 6 लोगों की क्वालिफिकेशन बची हुई है, 5 महीना पूरा हो गया था, 6वां महीना ही प्रॉब्लम था, खाली 6 लोगों की बची हुई है, और तो मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। तो हमने सारे लीडरों को लॉकडाउन पीरियड में भी बुलवाया था, बातचीत की थी, क्योंकि हमारा ग्रीन जोन में था, इसलिए वो समस्या हम यहाँ पर उस समय नहीं थी, अब है लेकिन उस समय नहीं। तो हमने सारे लीडरों को बुलाया, हमने कहा देखो छक्का बचा हुआ है, और इसको अब कैसे मैनेज करोगे, हमको सबके क्वालिफिकेशन एक महीने की पूरी चाहिए। तो अब देखिए ये आप लोग से जो सीखा है, अपने अपलाइन से और लीडरों से भी सीखा, तो एक दूसरे की मदद करना, तो थोड़ा सा मदद जरूर किया गया। मदद कर करके हमने 3 लीडरों को पहले मैंने क्वालिफाई करा दिया, 3 लीडरों को दूसरे मैंने क्वालिफाई करा दिया। एक बार बीच में मीटिंग करने के लिए आपकी सुमित जी भी मीटिंग करने आए जी। सुमित जी को आना था लेकिन आ नहीं पाए, लॉकडाउन लग गया, कहाँ आ पाए। अच्छा। वो सुमित जी उसी समय उसी दिन लॉकडाउन लगा, जिस दिन मीटिंग होनी थी उसी दिन लॉकडाउन लगा, और उसके बाद से फिर हम लोग ने अभी तक वो सब जो हम लोग के इन्वेस्टमेंट हुए थे, वो सारे इन्वेस्टमेंट अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो टिकट में हुए थे, या हॉल में बुक किया था, या वीडियोग्राफर बुक किया था, या हवाई जहाज की टिकट्स बुक की थी, सब ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब गार्ड प्लान है, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये बताइए कि ये जो मीटिंग आज चल रही है, जूम पे जो काम हो रहा है, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है? क्या कहेंगे कि जूम मीटिंग कर रहे हैं, करनी चाहिए, अच्छा लग रहा है? सर ये विकल्प के तौर पर हम लोग बिल्कुल इस मामले में तो हताश थे कि लोगों से भेंट नहीं हो पा रही थी। हाँ। भाई लोकल 54 के लीडरों से तो भेंट हो जा रही थी, लेकिन 54 के बाहर के लोगों से भेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये संजोग है, जूम ऐप पर आपके यहाँ जब हम लोग अहमदाबाद आए थे सर, याद होगा जब सुमित जी का सेमिनार हुआ पिछले साल, तो उस समय जूम की बहुत चर्चा होती, सरुण कुमार जी ने बताया था, लेकिन हम लोग ने क्या कहते हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उससे कोई जरूरत नहीं। तो उसके बाद हमारे जो अकाउंट मैनेजर उन्होंने भी जूम के महत्व को बताया था, तो हम लोग का जूम ऐप सबको लोड करा दिया था। तो जूम ऐप तो हमारे पास लोड था, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना नहीं मालूम था। लेकिन संजोग से हमारी टीम में बहुत सारे अब जो स्टूडेंट्स आए ना, एक टीम सर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो साक्षी अग्रवाल वाली टीम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर के स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स हैं। तो उस टीम से मैंने जूम का पूरा कुछ सीख करके फिर जूम पे मीटिंग करनी शुरू की। अब हमने एक क्या कहते हैं अपना वो पेमेंट वाला ऐप बोले रखा है जूम का आईडी, तो हम 24 घंटे अपनी मीटिंग कर सकते हैं। तो हम अपनी हर टीम की मीटिंग रोज करते हैं, मतलब आप रोजाना मीटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप रोजाना लीडर क्रिएट कर रहे हैं, बहुत आपसे सीखने को मिला, ये बात बहुत अच्छा है। तो उसका लाभ मिला सर, लाभ मिला। भैया मुझे एक चीज बताइए कि
जो लोग अभी क्या कहते हैं लीडर हैं या जो ये काम कर रहे हैं, वो ऐसी कौन सी बात है जो गलती ना करें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी डायमंड जाएं? जो गलती आपने की, उन गलती से क्या सबक लिया आपने? कौन सी ऐसी गलती है जो आप बताना चाहेंगे कि मैंने ये किया था, वो दूसरे लोग? मेरी गलती सर सिर्फ पिछले 10 सालों के बीच में जो हुई थी, 8 सालों तक मैं डी फोकस। यदि डी फोकस नहीं तो ये चीज मैंने समझा, यदि फोकस्ड होकर काम किया जाए तो न सिर्फ अपलाइन की मदद मिलती है बल्कि पूरी कायनात की मदद मिलती है, और गॉड भी प्लान भी उसी हिसाब से प्लान वे में काम करते हैं और वो सारी मदद मिलती है। फोकस्ड होकर काम करिए, मतलब या तो एकलव्य बन जाइए या तो अर्जुन बन जाइए, दोनों में से कोई बन जाइए बस। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए आपके डायमंड जाने के वर्क एथिक्स जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें कि मेरी डायमंड जाने में इन सफलताओं का रहस्य है, आप भी ये कीजिए, ऐसी कौन सी चीज शेयर करना चाहेंगे? सॉरी सर, फिर से। वर्क एथिक आपने क्या अपनाया, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि डायमंड जाने के लिए ये काम करो, आप भी डायमंड जा सकते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ओके, डायमंड जाने मैंने का जो सीखा था पूरा डायमंड सिर्फ जाते समय और उससे पहले जो हमारे लीडर सीखा, सुमित बहादुर जी से बेसिकली मैंने ये चीज सीखी थी, डीप में जाके काम करो, डीप में जाके काम, क्योंकि वो एकदम डीप में भी हम, जबकि हमारे और उनके बीच में बहुत गैप था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को 2 साल पहले डायरेक्ट पकड़ लिया, समझ लीजिए, और वो मेरे से रेगुलर टच में थे और हमारे से हमेशा मेहनत कराते थे। तो मैंने भी उनसे यही सीखा, तो मैं सीखा डीप में, एकदम डीप में जो लीडर है उसको पकड़ो और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए एनवायरमेंट बनाओ और उसके लिए पीवी जनरेट करो, जनरेट करने के तरीके बताओ। तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाले साइड से अपनी पिन को मेंटेन करने के लिए कोई 300 पीवी, कोई 200 भी, अब तो मान लीजिए क्या कहते हैं सीएसआई और बीएफआई आ गया है, तो कम से कम 200 पीवी तो साइड से सब करते ही करते हैं। तो उसका ये बेनिफिट मिला कि डीप में काम करके ऊपर तक आते आते हमेशा पिन ब्रेक होनी है, ये करेक्ट डीप में काम। ओके, अब मैं चाहूंगा कि आशा जी कुछ बात करें। आपकी एजुकेशन क्या है, थोड़ा बताइए अपने बारे में सुरेश जी, आपकी पढ़ाई और आपका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड सर मैंने बताया कि जब दादाजी थे बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनके साथ उनकी दौलत भी चली गई और उसके बाद स्थितियां बहुत खराब रही। लेकिन ये है कि मैंने एमकॉम किया है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरी शादी उससे पहले हो गई थी। बीकॉम करते समय ही मेरी शादी हो गई थी और दोनों बच्चे हो गए थे, तो इसलिए एमकॉम फाइनल करते से पहले ही मेरे ऊपर इतना प्रेशर आने लग गया था कि तुम्हारे छोटे भाई और चाचा के लड़के, बुआ के लड़के सारे कमा के घर में खिलाने काम करने लगे और आप अभी भी बैठ के खाते हो और आपके परिवार को भी खिलाना पड़ रहा है। तो इसलिए काम का जो प्रेशर था, तो मुझे अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ करके बिजनेस में आना। आपके परिवार में कितने लोग प्लेटिनम हैं अभी? यस, मेरे परिवार में सर एक भतीजी प्लेटिनम गई है, 7-6 एकदम न्यू ब्रांड प्लेटिनम है और सबसे यंगेस्ट प्लेटिनम है, अंडर 19 ईयर या शायद 19 ईयर, अंडर 20 ईयर, यंगेस्ट प्लेटिनम। ओह ग्रेट ग्रेट, वेलकम साक्षी बेटा, ऑल द बेस्ट। और उसके बाद मेरा बेटा और बहू वो दोनों फाउंडर प्लेटिनम है। वाह, हम तो मिले थे उनसे। इस साल रिक्वालिफाई करेंगे। और इसके बाद मेरे छोटा भाई और छोटे भाई की मिसेज पूजा और पंकज अग्रवाल, ये प्लेटिनम। अच्छा, तो अपने परिवार से 3 प्लेटिनम। आपके बेटे और बहू की एज क्या है? जिनकी वो बेटे बहू की बेटे बहू की एज लगभग 30 के आसपास। पिछला ट्रिप मिला था उनको यंगेस्ट 30 वाला। जी जी, बहुत बढ़िया। इस बिजनेस में आज एमबीए के बारे में बहुत सारे लोग हैं ना, छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ देख रहे हैं, उसके उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए सिर्फ ये कहूंगा सर, एमबीए का बिजनेस सतयुग में, कलयुग में सतयुग का बिजनेस है, समझ इस तरीके से आप लोगों से सीखा है सर। नो डाउट आज के समय में कामयाब होने के लिए या तो लोग दूसरे की टांग खींचते हैं, या बहुत सक्सेसफुल कोई है तो लोगों की लाशों का ढेर पर सीढ़ियां बनाकर वो कामयाब होता है। लेकिन ये बिजनेस ने हमको सिखाया कि हम दूसरों की मदद करके कामयाब होते हैं। हम अपने नीचे लोगों को पहले कामयाब करेंगे, पहले दूसरों के घर में दिए जलाएंगे, फिर अपने घर में दिए जलेंगे। तो ये चीज मतलब एकदम कलयुग के अंदर सतयुग का बिजनेस है, ये गॉड का बिजनेस है। और गॉड के बंदों को ही मिलता है, हर आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी गॉड का बंदा होगा उसको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी और उसको हर आदमी को ब्लेसिंग चेक करने के लिए जरूर आना चाहिए।
Thank you very जरूर। much. हम आशा जी कुछ बात करें। आशा जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा 2 शब्द बोलिए जरा। सर मैं कैसे भी अच्छे घर में ही थी और ससुराल में भी अच्छे घर से थी। ऐसे कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। लेकिन मतलब फैमिली में हमारे ससुराल में ये था कि मतलब पूरी फैमिली को संभाल के ही चलना था। तो इसलिए ये लगा कि हम जब तक कमाएंगे जब तक फैमिली को संभालते ही रहेंगे। तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगी, मान लो बीच में कुछ हो गया तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर मेरे मन में ये आया कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस मिले जो कि फैमिली का जो डेली में कमा रहे हैं फैमिली का भी पूरा हो जाए और बच्चों के लिए हम कुछ छोड़ के जाएं कि मेरे बच्चों को किसी का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि परिवार का सहारा तो हम करके चले जाएंगे। जब परिवार हमारे सहारे है, हम ये 6 भाई हैं, जब परिवार पूरा हमारे ही सहारा है तो बच्चों को क्या सहारा देंगे। मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटों को कौन सहारा देगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो हमें ये लगा कि ये इसके लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं कि इसे किसी का सहारा न लेना पड़े और परिवार का तो हम कर ही देंगे। फिर हमने जब पहली बार राजेश्वर सर और राजेश्वरी दीदी का के पास जाकर हमने प्लान देखा तो प्लान में ये दिखा कि मतलब ये बिजनेस एक टाइम हम जब डायमंड चले जाएंगे तो हमें एक टाइम कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पैसा हम पीढ़ी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो फिर मन में ये आया क्यों ना इस बिजनेस तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे परिवार का पूरा हो जाएगा और हमारा एमवे बिजनेस एक टाइम आगे चल के हमारे बच्चों के लिए इतना छोड़ के जाए कि हमारे बच्चे सेफ रहे, हम निश्चित होकर ऊपर जा सके। यही सोच के हमने एमवे बिजनेस लिया। आपका क्या पढ़ाई हुआ है आशा जी? शिक्षा आपकी कहाँ सर तक? मैं उस समय तो हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। अब गांव ये चौपन, मेरा चौपन में ही जन्म हुआ, चौपन में ही शादी और चौपन में ही हूँ। चौपन से बाहर कभी गई नहीं हूँ। ये गांव ही पड़ता है, यहाँ 10th तक ही स्कूल था, मैंने 10th तक ही पढ़ाई की है। चलिए आज बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी स्टोरी तो एफएडी में सुनेंगे और दुनिया सुनेगी। और मैं आपकी चौपन की टीम को और आपकी पूरी डायनामिक टीम को, ताऊ जी की टीम को और ताई जी की टीम को दिल से नमन करता हूँ और हेड्स ऑफ करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया और परिवार आपको बहुत खुशियां दे, आपका घर खुशियों से भरा रहे, आप जल्दी जल्दी क्राउन जाओ और आपकी वजह से दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन बदले। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आपके जितने भी प्लेटिनम हुए आप प्लीज मेरा स्पेशली मैसेज कन्वे करना उन सबको, मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई देना। और मैं जानना चाहूंगी कि वो उनके नाम क्या है। अंकित एंड उनका तो नाम पता लगे बेटी बहू का। और शाम को सर एक मीटिंग करेंगे, आज शाम को पूरी टीम की मीटिंग करेंगे, आप लोग को बुला लेंगे। उसमें सारे प्लेटिनम से, सारे सिल्वर से आपकी पूरी टीम से मिलेंगे। मीटिंग से पहले आप मेरा मैसेज जरूर कन्वे करना। हाँ, और हाँ मैं मुझे भी दीजिएगा, मैं भी उनको स्पेशली वो बधाई दूंगा। थैंक यू सो मच। तो वो डायनामिक टीम है, टाइगर टीम है जी हाँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। चलिए आप गो क्राउन एंड ऑल द बेस्ट और आपको शत प्रणाम। थैंक यू। इसकी खुशियां मनाइए, खूब खुशियां मनाइए। तो दोस्तों ये थे आज हमारी टीम के डायनामिक लीडर, बहुत ही मधुर स्वभाव के, बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही प्यारी सोल, जिनको आपने सुना अभी। ये चौपन से हैं, जो वाराणसी के पास जगह है, ओके, मिर्जापुर के पास है। और यूपी के हमारे फर्स्ट लॉकडाउन के फर्स्ट डायमंड, हमारी बहादुर टीम के फर्स्ट डायमंड हुए हैं। और आप लोग भी डायमंड जाइए। और आज जो उनकी आपने स्टोरी सुनी, तो थोड़ी सी स्टोरी सुनी है, बाकी स्टोरी आप एफईडी में सुनेंगे और उनसे शिक्षा लीजिए, आगे बढ़िए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग डायमंड जाएंगे बहादुर टीम से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्राउन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।